चलिए बच्चों, फिर अपन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं, मुझे बताना चाहिए तुम लोगों को ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड तो किसी भी बॉडी के अराउंड पूरा एक एरिया डेवलप हो जाता है जहां तक वो अपना ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करता है। किसी भी बॉडी के अराउंड पूरा एक एरिया जहां तक वो क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेगा, उस गिवन बॉडी की क्या कहलाती है, ग्रेविटेशनल फील्ड। द रीजन और एरिया अराउंड द बॉडी इन विच इट्स इन्फ्लुएंस और in which its gravitational force experienced by any other body is called the gravitational field of the first body. जैसे मान लीजिए फर्स्ट बॉडी है m1, यहां पर सेकंड बॉडी है ये क्लोज m2, तो स्वाभाविक इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके कारण ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। जैसे जैसे ये सेकंड बॉडी को आप दूर ले जाते जाएंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस इंक्रीज होने से ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है। F इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो फोर्स की वैल्यू कम होती आएगी। तो कोई ना कोई तो एक डिस्टेंस आएगा जहां पर फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। इसके बाद यदि आप बॉडी को और बाहर रखेंगे तो फिर फर्स्ट बॉडी फोर्स नहीं लगाएगी। मतलब ये जो फर्स्ट बॉडी है और ये जो सेकेंड बॉडी है, इनके बीच का एक फिक्स डिस्टेंस हो जाएगा। मान लीजिए यहां पर आ गई सेकंड बॉडी, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो गया। इसके अंदर लाओगे तो फोर्स लगेगा, इसके बाहर ले जाओगे तो फर्स्ट बॉडी फोर्स नहीं लगा रही है। तो यदि अपन ये जितना भी डिस्टेंस है फर्स्ट बॉडी को सेंटर ले ले और इस डिस्टेंस को रेडियस लेकर पूरा ऐसा स्फेरिकल रीजन इमेजिन करें, तो इस स्फेरिकल रीजन के अंदर सेकेंड बॉडी को रखोगे तो फर्स्ट बॉडी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी और बाहर रखोगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगाएगी। फिर से इमेजिन कीजिए ये चौक है फर्स्ट बॉडी, इमेजिन कीजिए ये दूसरा चौक है और दोनों बॉडीज के चूंकि मास है इनके पास, तो वीक फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्चुअली में वीक फोर्स है। क्यों वीक फोर्स है? अच्छा, तो हमको मालूम है फोर्स का फॉर्मूला क्या है, G m1 m2 बाय आर स्क्वायर। आगे चल के जब 12th में जब आप लोग आते हैं तो बल्कि एक क्वेश्चन बनता है, जनरली टीचर्स बोलते बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों में से कौन सा फोर्स स्ट्रांग है। तो बच्चे जनरली बोल देते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रांग है, क्योंकि उनको ये लगता है कि जब हम ऊपर से गिरते हैं तो नीचे गिरते हैं ना, छत पे से गिरेंगे तो नीचे जाएंगे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो जब भी बच्चों को पड़ती है तो उनको उसके इफेक्ट होते हैं और उस इफेक्ट में हमेशा वो गलत आंसर दे जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत वीक फोर्स है और इलेक्ट्रिक फोर्स बहुत स्ट्रांग फोर्स है। उसका रीज़न आप समझें। तो अभी मैं इलेक्ट्रिक फोर्स से रिलेटेड तो कोई बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो आपका 12th का रीज़न है, वो वहीं देखेंगे, थोड़ा सा बता दूंगा। अच्छा, पर ग्रेविटेशनल फोर्स वीक फोर्स क्यों है, समझिए बात। भाई फोर्स का फॉर्मूला ये है, कैपिटल G के लिए वैल्यू देखो कितनी होती है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 m1 m2 बाय आर स्क्वायर। मतलब इस m1 m2 बाय आर स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, बहुत स्मॉल क्वांटिटी से, बहुत ज्यादा स्मॉल क्वांटिटी से। भाई मैं पूछूंगा आपसे ये क्वांटिटी कैसी है, तो आप बोलेंगे बहुत ही स्मॉल है। क्योंकि मैं बोलूंगा 6.67 कैसी है, तो आप स्मॉल बोल रहे हैं। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 टू द पावर -1, मतलब आपको मानो 10 पावर -1 की वजह से यहाँ पर पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब यदि एक और यदि 10 टू द पावर -2 किया होता है तो 0.066 और स्मॉल हो जाती। यहाँ तो ये कितना है 10 टू द पावर -11, ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है। आपसे मैं क्वेश्चन करूँ 100 है और 100 को यदि आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आएगा ना, लेकिन यदि इसी 100 को मैं 0.1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 10 आ जाएगा, और इसी 100 को यदि मैं 0.01 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 1 आ जाएगा। मतलब किसी भी क्वांटिटी को जब जितनी स्मॉल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट क्या हो जाता है, और स्मॉल हो जाता है। तो यहां तो आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, वेरी स्मॉल क्वांटिटी। तो जो फोर्स आएगा वो कैसा फोर्स हो जाएगा, बहुत वीक फोर्स हो जाएगा। इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो वीक फोर्स है।
इलेक्ट्रिक फोर्स स्ट्रॉन्ग फोर्स है, हालांकि ये आपका 12th का पोर्शन है, 12th के पोर्शन के लिए ज़्यादा अच्छा है। चलो मैं थोड़ा सा एक बता दूं, इलेक्ट्रिक फोर्स में ऐसा फॉर्मूला होता है 9 × 10⁹ इंटू Q1 Q2 बाय R², ऐसा होता है। ये चार्जेस होते हैं, ये डिस्टेंस होता है, लेकिन इसका जब मल्टीप्लाई करते हो तो कोफिशिएंट ऐसा है, और आपको मालूम ये बहुत बड़ा है। तो जब Q1 Q2 बाय R² को इतनी बड़ी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट भी बड़ा हो जाएगा। भाई 100 को आप 1 से मल्टीप्लाई कर रहे तो 100 आएगा ना, लेकिन इसी 100 को यदि आप 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1000 आ जाएगा। जितनी बड़ी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे उतना बड़ा हो जाएगा प्रोडक्ट। तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो? वेरी बड़ी, वेरी बिग क्वांटिटी, तो प्रोडक्ट तो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स है। अब एक और एग्जांपल दे देता हूं थोड़ा सा। टेबल है, टेबल पर पेपर पीसेस रखे हुए हैं। आप लोग वो खेल करते हो ना बचपन में, क्या अभी बचपन ही तो हो, अभी भी प्लास्टिक स्केल जो होती है उसको हेयर से रब करके पेपर पीसेस के पास ले जाते हो, वो पेपर पीसेस क्या होने लगते हैं? अट्रैक्ट होने लगते हैं, स्केल की तरफ उठ जाते हैं। किस वजह से उठते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से। अब ये इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे प्रोड्यूस होता है ये सब पोर्शन आगे का है, लेकिन आप ये समझ लो कि जब तक वो टेबल पर रखी थी, पेज रखे थे, किसकी वजह से रखे थे? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। बाद में स्केल आई, उसने क्या लगाया? इलेक्ट्रिक फोर्स, पेज उसकी तरफ चले गए। स्वाभाविक है कि इलेक्ट्रिक फोर्स स्ट्रॉन्ग फोर्स है। यदि ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रॉन्ग फोर्स होता तो उठने नहीं देता वो पेजेस को, वो पेज उठकर स्केल की तरफ चले गए इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स स्ट्रॉन्ग फोर्स है, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है उसी की तरफ बॉडी जाएगी। तो यहां पर आप समझ लीजिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो वीक फोर्स है। अब मेरी बात यहां पर ये थी कि जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा था दो चौक का, ये मासेस छोटे हैं, हालांकि इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, वो हमको दिख नहीं रहा है, वीक फोर्स है ना। इसलिए जैसा ये फर्स्ट बॉडी मैंने बोला, ये सेकंड बॉडी, तो ये फर्स्ट बॉडी, ये सेकंड बॉडी। मान लीजिए इतने डिस्टेंस पर फोर्स की वैल्यू 0 हो गई। मैं बोल रहा हूँ इसको सेंटर ले लो, ये जितना डिस्टेंस है उसको रेडियस ले लो, और पूरा स्फेरिकल रीजन इमेजिन करो। तो इस स्फेरिकल रीजन के अंदर यदि आप चौक रखोगे तो इस चौक पर फर्स्ट चौक क्या करेगा? फोर्स लगाएगा, और बाहर रखोगे तो फोर्स नहीं लगाएगा। तो ये जो पूरा एरिया है इसको बोलते हैं अपन इस फर्स्ट बॉडी की ग्रेविटेशनल फील्ड। मतलब द रीजन और एरिया अराउंड द बॉडी इन विच इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स experienced by any other body is called gravitational field of the first body. लेकिन अभी अपने को जरूरत पड़ती है अर्थ की। अपन लोग जो पढ़ते हैं जनरली अर्थ से रिलेटेड कर रहे हैं ना, तो अब अर्थ के लिए भी यही बात होगी। मान लीजिए ये अर्थ है और अर्थ का मास मान लीजिए m है, यहां पर कोई स्मॉल बॉडी यहां पर रहेगी, अर्थ पर थी तो अर्थ उस पर क्या लगा रही थी? ग्रेविटेशनल फोर्स। थोड़ा दूर ले गए, ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाएगा, वीक हो जाएगा, और दूर और वीक हो जाएगा, और कोई एक डिस्टेंस आएगा जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना जाएगा? 0। जितना भी ये डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को रेडियस ले लीजिए, अर्थ के सेंटर को सेंटर, और पूरा स्फेरिकल रीजन यदि आप इमेजिन करेंगे तो इस स्फेरिकल रीजन को अर्थ की क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फील्ड। इसके अंदर यदि बॉडी आएगी तब अर्थ उसको अपनी तरफ खींच लेगी, लेकिन यदि बाहर होगी तो अर्थ नहीं खींचेगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं लगा रही है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा है। बात समझ में आ रही है? लेकिन तो बच्चों ये हो गई ग्रेविटेशनल फील्ड। लेकिन अब ग्रेविटेशनल फील्ड कहां पर ज्यादा है, कहां पर कम है, यह बताया जाता बाय इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। ये इंटेंसिटी को आप वैसा ही समझे जैसा रेट होता है। जैसे आप आलू खरीदने जाते हैं ना, तो आप बोलते हैं भैया क्या रेट है, तो बोलते हैं 20 रुपीज पर केजी। वो रेट वर्ड यूज हो रहा है वहां पर। या फिर मान लीजिए कोई दूसरा सामान तो बोलते हैं 40 रुपीज पर केजी, या पेट्रोल का क्या रेट है तो आप बोलते हैं 106 रुपीज पर लीटर, ये रेट है।
बिल्कुल जैसा रेट वैसा इंटेंसिटी। तो मान लीजिए यहाँ पर आपको इंटेंसिटी बताना है तो आपको यहाँ क्या रखना पड़ेगा, 1 kg मास। 1 kg मास के ऊपर जितना फोर्स लगता है उसी को हम लोग बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। रेट ना बोल के क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। अब मान लीजिए आपके पास में 1 kg मास अवेलेबल नहीं है, कोई ऐसा मास अवेलेबल है जो आपको पता है, मान लीजिए 5 kg है, 7 kg है, 2 kg है। अपन 5, 7 ये सब ना बोल के उसको बोल देते हैं स्मॉल m। तो मान लीजिए यहाँ पर अपन ने मास कितना रखा है, m kg, और इस स्मॉल m के ऊपर ये जो अर्थ है वो कितना फोर्स लगा रही है, F। तो जब m मास पर F फोर्स है तो यदि यूनिट होता 1 kg होता तो उस पर कितना फोर्स लगता, F/m। यूनिट केजी पे जो फोर्स लगता है, F भी फोर्स है, ये भी फोर्स है। F किस पर है, कोई m मास पर, और F/m क्या है, फोर्स ऑन यूनिट मास, एंड दिस इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। इसीलिए इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है I इज इक्वल टू F/m। I इज इक्वल टू F/m। तो ये फॉर्मूला एक्चुअली में कैसे बना वो मैंने समझाने की कोशिश की है, आपको समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो रटिएगा। I इज इक्वल टू F/m। ये फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड का। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड को अपन I से डिनोट करते हैं। डेफिनेशन देने के लिए मैंने बोला ना, आप कोई भी एक जो मेन न्यूमेरिकल कीजिए, फॉर्मूलों को याद कर लीजिए। फॉर्मूला याद हो गया तो आप डेफिनेशन बहुत इजीली दे सकते हैं। जैसे यही है, इंटेंसिटी की आपको डेफिनेशन देनी है तो न्यूमरेटर में एक कोई मेन क्वांटिटी को छोड़कर बाकी क्वांटिटी को क्या कर दीजिए, 1। जैसे यहाँ पर अपन ने m इज इक्वल टू 1 kg कर दिया तो I इज इक्वल टू क्या आ गया, F। यहां तक F क्या था, फोर्स ऑन m मास, यहां पर F क्या हो गया, फोर्स ऑन यूनिट मास, एंड दिस इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट एनी पॉइंट in the gravitational field of a body is equal to the force experienced by unit mass when placed at that point। तो ये इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला है, I इज इक्वल। अच्छा एक और चीज है, देखो फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड भी कैसी क्वांटिटी होनी चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी। थर्ड यदि मैं बोलता हूँ आपसे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ I, तो आप इजीली निकाल सकते हो क्योंकि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता है, mLT - 2 मास इनटू एक्सीलरेशन अपॉन m कैंसिल। तो I का क्या हो जाएगा, m0 LT - 2, है ना। यूनिट बोले यदि अपन फोर्थ यूनिट इन CGS सिस्टम तो क्या बोलोगे, डाइन पर ग्राम। क्या बोलोगे, डाइन पर ग्राम। और इन SI सिस्टम क्या बोलोगे, न्यूटन पर केजी, न्यूटन पर केजी। नेक्स्ट अपन को देखना होगा बच्चों इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट एनी पॉइंट फ्रॉम अर्थ सरफेस, ये अपन को देखना है। तो अपन देखते हैं, पहले आप ये नोट कर लीजिएगा। तो बच्चों नेक्स्ट अपन देखते हैं इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट h हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस। तो मान लीजिए ये अर्थ है और आप सबको पता है कि अर्थ का मास कहाँ कंसंट्रेटेड है, सेंटर पर। मान लीजिए कितना, कैपिटल M। और अर्थ के सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर यहाँ कोई पॉइंट है जिस पर हम फाइंड करना चाहते हैं इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। आप सबको पता है अर्थ का रेडियस कितना है, कैपिटल R, सेंटर से लेकर सरफेस तक। और ये बॉडी P मान लीजिए अर्थ सरफेस से कितनी हाइट पर है, h हाइट। तो ये जो स्मॉल r मैंने बोला, ये डिस्टेंस कहाँ से था, फ्रॉम सेंटर, स्मॉल r। इसका मतलब स्मॉल r इज इक्वल टू क्या हो गया, कैपिटल R प्लस h। तो अब हम यहाँ पर फाइंड करना चाहते हैं इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो हम लोग को मालूम है हमारा फॉर्मूला है I इज इक्वल टू F/m, राइट। तो यदि हम यहां पर फोर्स की वैल्यू रखें, व्हाट इज F, फोर्स ऑन
ऑन एम मास, तो यदि ये बॉडी यहाँ पर होती है स्मॉल एम की और उस पर फोर्स लग रहा है एफ, तो आप लोगों को पता ही है एफ की वैल्यू कितनी होती, जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। भाई अर्थ का मास कहाँ कंसंट्रेट है? सेंटर पर। ये स्मॉल एम मास की बॉडी कहाँ पर है? अर्थ के सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर। तो हम लोगों को फोर्स का फॉर्मूला मालूम, आई इज इक्वल टू क्या होता है? एफ इज इक्वल टू जी इंटू एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। एम वन की जगह कैपिटल एम आ जाएगा, एम टू की जगह स्मॉल एम आ जाएगा, और आर जो है पूरा डिस्टेंस जाएगा। तो यदि हम यहां पर सब्स्टिट्यूट करें तो आई इज इक्वल टू जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल एम। तो ये स्मॉल एम कैंसिल, तो आई इज इक्वल टू क्या जाएगा? जी इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। इसका मतलब आई इज इक्वल टू क्या जाएगा? जी इंटू एम अपॉन व्हाट इज स्मॉल आर? कैपिटल आर प्लस एच। तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू जी इंटू एम बाय आर प्लस एच स्क्वायर। यदि मैं बोलूंगा कि इंटेंसिटी आपको कहाँ फाइंड करना है? अर्थ सरफेस पर। व्हाट इज स्मॉल एच? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम अर्थ सरफेस। और यदि बोलता है अर्थ सरफेस पर फाइंड करना, मतलब पी पॉइंट कहाँ? यहाँ पर, तो एच की वैल्यू कितनी होगी? 0। तो यदि हम लोग बोलते हैं एट अर्थ सरफेस, एट अर्थ सरफेस, तो इसका मतलब है एच इज इक्वल टू 0 जाएगा। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जी इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। एच की वैल्यू 0 गई तो जी एम बाय आर स्क्वायर। और सबको पता है जी एम बाय आर स्क्वायर क्या होता है? स्मॉल जी। स्मॉल जी इज इक्वल टू क्या होता है? जी एम बाय आर स्क्वायर। तो इसका मतलब आई इज इक्वल टू स्मॉल जी। इसका मतलब अर्थ सरफेस पर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी होती है? 9.81 न्यूटन पर केजी। मतलब यदि 1 केजी वेट को अर्थ सरफेस पर रखेंगे तो उस पर कितना फोर्स लगेगा? 9.81 केजी। भाई इंटेंसिटी मतलब क्या? फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट मास। मतलब यूनिट मास के ऊपर अर्थ कितना फोर्स लगाएगी? 9.81 न्यूटन। इंटेंसिटी की वैल्यू किसके इक्वल होगी? इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कॉपी कर लीजिए। तो नेक्स्ट बच्चों अपन को पढ़ना चाहिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। यदि हम 1 केजी मास, एक्चुअली में कभी भी जो डेफिनेशंस बनती है ना वो स्टैंडर्ड वैल्यू के बेसिस पर बनती है। जैसे तुम लोग देखो रेट जो होता है वो 1 केजी के बेसिस पर होता है। किसी भी चीज़ का रेट आप करते हो, बोलते कि कोई भी चीज़ खरीदने जाते हो, मान लीजिए आप सब्जी खरीदने आते हो तो जनरली रेट पूछते हो ना कि भैया वो क्या पसंद है तुमने, वो टमाटर तो क्या रेट का है? तो बोलते 40 रुपीज़ पर केजी या 50 रुपीज़ पर केजी। ऑयल खरीदने जाते हो तो पर लीटर, है ना, पर लीटर के हिसाब से होता है रेट। तो अलग अलग चीज़, जैसे आप गोल्ड खरीदते हो तो पर कैरेट होता है या पर तोला होता है, या तो हर चीज़ के लिए यूनिट वैल्यू के लिए डिसाइड होता है। तो यहाँ पर जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड है, चूंकि ये मास से रिलेटेड है इसलिए यहाँ पर डेफिनेशन किससे रिलेटेड बनती है? 1 केजी से। इसलिए अपन ने देखो पिछला जो था इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड की डेफिनेशन दी, तो अपन ने क्या बोला? व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड? किसी पॉइंट पर यदि इंटेंसिटी बताना है तो अपन ने वहाँ 1 केजी मास को इमेजिन किया, उसके ऊपर जितना फोर्स लग रहा था उसको अपन ने बोला इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट मास व्हेन प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। और अब अपन आ गए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पर। तो 1 केजी मास को इंफिनिटी से ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी पॉइंट तक यदि आप लेकर आते हैं तो जितना वर्क रिक्वायर्ड होता है उस वर्क को अपन बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंगिंग यूनिट मास 1 kg mass from infinity to that point is called
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। मतलब यदि मान लीजिए ये अर्थ है, अर्थ का मास यहाँ कंसंट्रेट है कैपिटल है, और 1 kg मास को, यूनिट मास को हम कहाँ से लेके आ रहे हैं? इन्फिनिटी से। कहाँ तक? इस पॉइंट तक, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में। अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ पर ऐसी। तो इस 1 kg मास को इस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क रिक्वायर्ड होता है, उस वर्क को बोलते हैं हम लोग इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंगिंग unit mass from infinity to that point is called gravitational potential at that point. It is denoted by capital V. कैपिटल V से डिनोट करते हैं। पर पहले भी मैंने समझाया था, मान लीजिए आपके पास 1 kg मास अवेलेबल नहीं है, कोई डिफरेंट मास अवेलेबल है जिसकी वैल्यू m है, और m मास को यहां तक लाते तो वर्क कितना है? मान लीजिए W। तो जब m मास के लिए वर्क आपको कितना करना पड़ रहा है? W। तो यूनिट को लाते तो कितना वर्क करना पड़ेगा? W/m। भले ही आपके पास 1 kg मास अवेलेबल नहीं है, पर आप कैलकुलेशन तो कर सकते हैं। जो मास अवेलेबल है उसको लेकर आइए इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट तक, जितना वर्क रिक्वायर्ड था वो पता कर लीजिए। तो m मास के लिए वर्क W, तो यूनिट के लिए कितना होगा? W/m। दिस, ये भी वर्क है, ये भी वर्क है। ये वर्क किसके लिए? m मास के लिए, और ये वर्क किसके लिए? यूनिट मास के लिए। यूनिट मास के लिए जो वर्क होता है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इसीलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का जो फॉर्मूला बनता है, वो फॉर्मूला बनता है V = W/m। ये W क्या है? इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लाने के लिए किया गया वर्क। किसके लिए? m मास के लिए। लेकिन यदि आप फॉर्मूला रट लें तो फिर डेफिनेशन बहुत इजीली दे सकते हैं। आप क्या बोलेंगे? इफ m = 1 देन V = W। तो अब जो है आप डेफिनेशन बता सकते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल = वर्क। किसके लिए वर्क? यूनिट मास के लिए। कहां से कहां तक के लिए? इन्फिनिटी से P पॉइंट तक। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंगिंग यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इसका मतलब इसका फॉर्मूला हो जाएगा ये। जब ये फॉर्मूला हो जाएगा तो फिर अपन बाकी चीजें डिस्कस कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया V = W/m। तो फर्स्ट पॉइंट तो यही हो गया, V = W/m, W इन्फिनिटी टू P। फिर सेकेंड, आप सबको पता है वर्क स्केलर क्वांटिटी है, मास भी स्केलर है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी कैसी क्वांटिटी होगी? स्केलर। थर्ड, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? mL² T - 2, फोर्स इनटू डिस्टेंस, mL² T - 2 अपॉन m। तो mm क्या हो गया? कैंसिल। तो m0 L² T - 2। यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं यूनिट, तो यूनिट क्या बताओगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की इन CGS सिस्टम? तो वर्क के लिए क्या होती है? अर्ग्स। मास के लिए क्या होती है? ग्राम। तो क्या हो जाएगी? अर्ग्स पर ग्राम। और SI सिस्टम में क्या बोलोगे? जूल्स पर केजी। राइट? तो ठीक है बच्चों, कॉपी कर लीजिए। तो बच्चों नेक्स्ट अपन को देखना चाहिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल at h height from अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से h हाइट पर यदि कोई पॉइंट है तो उस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले तो आप अर्थ को ही इमेजिन करें, फिर अर्थ का सेंटर यहां होगा और यहीं पर अर्थ का मास कंसंट्रेट होगा। अब यहां कोई पॉइंट P है जिस पर आप पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हो। ये पॉइंट P अर्थ के सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है? स्मॉल r। हमको मालूम है अर्थ का रेडियस कितना होता है? कैपिटल R। और इस पॉइंट P का अर्थ के सरफेस से जो डिस्टेंस है वो सपोज h। राइट?
अब मान लीजिए आप फिलहाल कोई मास m है, उसको आप इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं, यहां पर इन्फिनिटी से कहां तक लाना पड़ेगा आपको, P पॉइंट तक। तो किसी वक्त ये जो मास है वो यहां पर है, अर्थ के सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है, x, और यहां से उसका डिस्प्लेसमेंट आप कितना कर रहे हैं, dx, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। तो इसमें उस कुछ वर्क तो जल लगेगा ना। तो मान लीजिए ये जो पॉइंट है वो A और ये पॉइंट B, इतने डिस्प्लेसमेंट में कितना वर्क है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में, वो हमको पहले फाइंड करना चाहिए, पहले हमको फाइंड करना चाहिए। तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पर वर्क फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, dw इज इक्वल टू, तो आप सबको पता है वर्क की जो डेफिनेशन होती है वो होती फोर्स इनटू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इस m मास पर क्या लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसका डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर वर्क जो है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में कितना होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फिर ये dw इज इक्वल टू फोर्स, बोलो बच्चों जब ये बॉडी यहां पर है, यहां से x डिस्टेंस पर है, तो आप बोलोगे फोर्स के लिए G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि जब बॉडी यहां पर है तो उसका डिस्टेंस कितना है, x है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लगेगा, Gmm बाय एक्स स्क्वायर इंटू ऑफ dx। ये आपने वर्क फाइंड किया स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। हालांकि यहाँ पर क्लियर डायग्राम दिखे तो मैंने dx की वैल्यू काफी बड़ी बताई है, अदरवाइज ये तो और फाइन है, बहुत क्लोज है, बहुत क्लोज के लिए बहुत स्मॉल वर्क रहेगा dw। और ऐसा वर्क आप कहां से करते आ रहे हो, इंफिनिटी से लेके पूरा इस P पॉइंट तक लाने में करोगे आप। कितना वर्क, dw 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 dw, स्मॉल वर्क स्मॉल वर्क स्मॉल वर्क स्मॉल वर्क। तो यदि उनका टोटल वर्क, तो आपको मान लो वर्क तो स्केलर है, स्केलर्स में टोटल फाइंड करने के लिए हम लोग ऐड कर देते हैं। तो यहां पर वर्क W इज इक्वल टू, अरे भाई नंबर जो होते हैं वो भी स्केलर रहते हैं ना। एक क्वेश्चन किया 2 नंबर मिले, फिर दूसरा क्वेश्चन किया उसमें आधे नंबर मिले, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन किया 1/4 मिले, फिर नेक्स्ट किया तो उसमें पता चला 0 मिला। टोटल नंबर कितने हुए, सारे वर्क्स का समीशन, सारे मार्क्स का समीशन। स्केलर्स में तो ऐसे ही किया जाता है ना, नंबर जैसे वैसे वर्क है, वर्क को आप स्केलर बोल रहे हो। तो टोटल वर्क के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सारे स्मॉल वर्क का समीशन dw, समीशन ऑफ dw। कहां से कहां तक, ये पूरा इंफिनिटी से लेके इस P पॉइंट तक। इस पॉइंट P का जैसे इंफिनिटी बोल रहे हो ना, तो इंफिनिटी का सेंटर से डिस्टेंस कितना है, इंफिनिटी, वैसे इस पॉइंट P का सेंटर से डिस्टेंस कितना है, r। तो इसलिए वर्क कहां से कहां निकालना पड़ेगा, फ्रॉम इंफिनिटी टू r। तो आप लिमिट क्या लिखोगे यहां पर, फ्रॉम इंफिनिटी टू r। अब सबको पता है, सबने पढ़ा है इंटीग्रेशन, समीशन मतलब इंटीग्रेशन होता है, फ्रॉम इंफिनिटी टू r। और dw ये लिखा है, अपन ने निकाला है, क्या करोगे, G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू ऑफ dx। ये वर्क जो आप निकाल रहे हो ये कहां से कहां तक के लिए आ रहा है, फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P तक के लिए। तो W फ्रॉम इंफिनिटी टू P, आपको मालूम है इंटीग्रेशन में कांस्टेंट क्वांटिटीज कॉमन आ जाती है। किसका इंटीग्रेशन करते हैं, फंक्शन का। फंक्शन कौन सा होता है, जो वेरिएबल हो। वेरिएबल कैसे पहचानते हैं, ये लिखा है dx, इसके बेसिस में। dx का मतलब क्या हुआ, चेंज इन x, इसका मतलब क्या चेंज हो रहा है, x, और जो चेंज होता है वो फंक्शन। इसका मतलब एक्स स्क्वायर क्या हुआ, फंक्शन, और GMM क्या हुआ, कांस्टेंट। तो G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m कांस्टेंट, इंटीग्रेशन फ्रॉम इंफिनिटी टू r, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, मतलब x टू द पावर -2 dx। और सबको पता है इंटीग्रेशन में देखा है हमने, GMM। इंटीग्रेशन x टू द पावर n क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1
अपॉन n प्लस 1, फॉर्मूला है ना। और लिमिट्स को यहां रख देते हैं, लोअर लिमिट यहां पर, अपर लिमिट यहां पर। तो इसका मतलब W फ्रॉम इंफिनिटी टू P इज इक्वल टू G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m। ये कितना हो जाएगा बच्चों, x टू द पावर -1, और ये कितना जाएगा -1 फ्रॉम इंफिनिटी टू R। इसका मतलब W फ्रॉम इंफिनिटी टू P इज इक्वल टू G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m इंटू, यहाँ माइनस साइन को वैसे हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, माइनस निकाल दिया, और x टू द पावर -1 का मतलब क्या हो गया, 1/x। लिमिट्स रहेंगी फ्रॉम इंफिनिटी टू R। तो इसका मतलब यह हुआ कि W फ्रॉम इंफिनिटी टू P इज इक्वल टू G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m। यहां पर पहले अपर लिमिट रख दो 1/R माइनस 1/इंफिनिटी। 1/इंफिनिटी कितना होता है, 0। तो W इंफिनिटी टू P इज इक्वल टू G MM/R। लेकिन बच्चों यहाँ माइनस साइन था ना, छूट गया, ये माइनस साइन, तो यहां भी आ जाएगा माइनस साइन था यहां पर, ये अपन ने कॉमन निकाला था -1 को। अब हमको मालूम है पोटेंशियल बताना है, हमको पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है, Vp इज इक्वल टू क्या होता है, W इंफिनिटी टू P अपॉन M। तो पोटेंशियल Vp इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ वैल्यू रख दीजिए, -GMM अपॉन R अपॉन M। स्मॉल m क्या हो गया, कैंसिल। तो Vp इज इक्वल टू -GM/R। व्हाट इज स्मॉल r, कैपिटल R प्लस H। व्हाट इज P, व्हाट इज स्मॉल r, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम सेंटर। और ये डिस्टेंस किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, कैपिटल R प्लस H। तो इसी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, Vp इज इक्वल टू -GM अपॉन R प्लस H। ये कहां पोटेंशियल फाइंड किया अपन ने, अर्थ सरफेस से H हाइट पर, अर्थ सरफेस से H हाइट पर। और यदि अर्थ सरफेस पर फाइंड करना होता तो H की वैल्यू कितनी रख देते आप, 0। तो यदि हम लोग बोलेंगे एट अर्थ सरफेस, एट अर्थ सरफेस, तो अर्थ सरफेस के लिए H की वैल्यू 0 रख दोगे, तो Vp इज इक्वल टू कितना जाएगा, -GM अपॉन R। ये अर्थ सरफेस पर पोटेंशियल आ गया, राइट। कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट होना चाहिए आपका रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। relation between gravitational field and gravitational potential। ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब समझ गए ना I, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मतलब V। तो I का फॉर्मूला बच्चों क्या किया था आपने, माइनस नहीं था, GM/R², स्मॉल r² था। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का क्या है, -GM/R, ये -GM/R। फिर स्मॉल r की वैल्यू जरूर उन्होंने R प्लस H रख दी थी, पर मेन तो यही ड्राइव हुआ था, तो ये हो गया 2। अब हमको रिलेशन ड्राइव करना है इन दोनों के बीच में, तो क्या करोगे, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1 कर दो, तो V अपॉन I -GM/R अपॉन GM/R²। GM क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और एक R भी कैंसिल हो जाएगा, तो एक R बचेगा, तो क्या जाएगा, V अपॉन I इज इक्वल टू, ये R जो था देखो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में
मतलब कहाँ पहुंच जाएगा, न्यूमरेटर में, माइनस आर। इसका मतलब v अपॉन आर इज इक्वल टू ऑफ आई और माइनस साइन है, तो i इज इक्वल टू होता है माइनस v बाय आर, माइनस v बाय आर, ये रिलेशन होता है, राइट। कॉपी कर लीजिएगा।